राष्ट्रकूट साम्राज्य। राष्ट्रकूट कौन थे? राष्ट्रकूट साम्राज्य ने 1वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 200 वर्षों तक दक्कन पर प्रभुत्व बनाए रखा और विभिन्न समय पर उत्तर और दक्षिण भारत के क्षेत्रों को भी नियंत्रित किया। यह न केवल उस समय की सबसे शक्तिशाली राजनीति थी, बल्कि इसने आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पुल के रूप में भी काम किया। इसने दक्षिण भारत में उत्तर भारतीय परंपराओं और नीतियों का प्रचार और विस्तार किया। गौरतलब है कि भारत ने राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में स्थिरता और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुआ। उत्तरी भारत में कोई भी शक्ति इतनी मजबूत नहीं थी जो दक्कन के मामलों में हस्तक्षेप कर सके, जिससे राष्ट्रकूटों के उद्भव का अवसर मिला। राष्ट्रकूटों की राजव्यवस्था क्या थी? प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में भारत के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रकूटों की कई शाखाएं शासन कर रही थी। राष्ट्रकूटों के सबसे पहले ज्ञात शासक परिवार की स्थापना मगध में मनका द्वारा की गई थी, जिसमें पालीध्वज बैनर, ध्वज और गरुड़ लंछन पक्षी प्रतीक थे। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक अन्य राष्ट्रकूट परिवार शासन कर रहा था। 757 ई के गरुड़ मुहर वाले इंट्रोली छरोली शिलालेख में 4 पीढ़ियों का उल्लेख है। कर्क प्रथम, उसका पुत्र ध्रुव, उसका पुत्र गोविंदा और उसका पुत्र कर्क द्वितीय, जो गुजरात में लता देश में प्रभुत्व रखने वाली मार्केट रेखा की एक सहयोगी शाखा से संबंधित थे। लता की पहचान उत्तर में माही नदी और दक्षिण में नर्मदा या तापी नदी के बीच के क्षेत्र के रूप में की जाती है। भरूच इस क्षेत्र का एक प्रमुख शहर और पूर्व राजधानी है। राष्ट्रकूटों के प्रमुख शासक कौन थे? दंतेदोल राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था, जिसने अपनी राजधानी आधुनिक शोलापुर के पास मान्यखेता या माखेड में तय की थी। वह कर्क द्वितीय का समकालीन प्रतीत होता है। दंतेदोल ने पल्लवों की राजधानी कांची पर हमला किया और नंदीवर्मन पल्लवमल के साथ गठबंधन किया। दंतेदोल ने 753 ई में विशाल चालुक्य साम्राज्य के बाहरी इलाकों पर कब्जा कर लिया और फिर साम्राज्य के केंद्र पर हमला किया और कीर्तिवर्मन को आसानी से हरा दिया। 754 BC के समनगढ़ शिलालेख में दर्ज है कि दंतेदुर्ग ने बादामी के अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को उखाड़ फेंका और पूर्ण शाही पद ग्रहण किया और खुद को इस प्रकार वर्णित किया: पृथ्वी वल्लभ, महाराजाधिराज, परमेश्वर और परमभटार। दंतेदुर्ग ने अपने क्षेत्र का वर्णन इस प्रकार किया है कि इसमें 4 लाख गांव शामिल हैं, जिसमें संभवतः बादामी के चालुक्य साम्राज्य के आधे से कुछ अधिक हिस्से पर उसका प्रभुत्व शामिल था। दंतेदुर्ग की निसंतान मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनके चाचा कृष्णाराज प्रथम और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच विवाद हो गया। कृष्णाराज प्रथम। कृष्णाराज में अपनी लोकप्रियता के कारण 756 ई में सिंहासन पर कब्जा करने में सफल रहा। उनके पास शुभतुंडा, समृद्धि में उच्च और अकाल वर्ष, लगातार बारिश करने वाला की उपाधियां थी, जिनका उल्लेख 772 ईस्वी के कृष्णाराज प्रथम के भांडिक शिलालेख में किया गया है। उसके अधीन नव स्थापित राष्ट्रकूट साम्राज्य का सभी दिशाओं में विस्तार हुआ। उन्होंने बादामी के चालुक्यों को उखाड़ फेंकने से शुरुआत की। 772 ई की भंडिक प्लेटों से पता चलता है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश उसके शासन में आ गया था। दक्षिणी कोंकणा को भी कृष्णाराज प्रथम ने जीतकर अपने अधीन कर लिया। उसने गंध साम्राज्य पर आधिपत्य स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिणी दिशा में भी किया। इस प्रकार कृष्णाराज प्रथम के अधीन राष्ट्रकूट साम्राज्य का विस्तार पूरे आधुनिक महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के एक बड़े हिस्से, सुदूर पूर्व में वेंदी और मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से तक फैला हुआ माना जा सकता है। कृष्णाराज प्रथम की मृत्यु 772 ई और 775 ई के बीच हुई और उसके बाद उनके पुत्र गोविंदा द्वितीय गद्दी पर बैठे। गोविंदा द्वितीय 774 to 780 सी प्रभुता वर्ष, बहुत अधिक वर्षा करने वाला और विक्रमावलोक, वीर रूप वाला व्यक्ति की उपाधि धारण करते हैं। पंक्ति के कुछ बाद के अनुदानों में उनका नाम छोड़ दिया गया है। नासिक और खानदेश के क्षेत्र में राज्यपाल के रूप में शासन कर रहे उनके और उनके छोटे भाई ध्रुव के बीच सिंहासन के लिए गृह युद्ध हुआ था। भाइयों के बीच पहला युद्ध गोविंदा द्वितीय के लिए विनाशकारी रूप से समाप्त हुआ। ध्रुव 780 to 793 ई ने उपाधियां धारण की: निरुपमा, अप्रतिम; काली वल्लभ, युद्ध का शौकीन; धारा वर्षा, भारी वर्षा; श्री वल्लभ, भाग्य का पसंदीदा। ध्रुव ने सिंहासन हासिल करने के बाद गृह युद्ध में गोविंदा द्वितीय की सहायता करने वाले सभी राजाओं को कड़ी सजा दी।
उन्होंने अपने जीवनकाल में ही अपने छोटे लेकिन सबसे योग्य पुत्र गोविंदा तृतीय को राजा बनाया। गोविंदा तृतीय 793 to 814 महानतम राष्ट्रकूट शासकों में से एक हुए जिनके पास निम्नलिखित उपाधियां थी। जगतकुंडा दुनिया में प्रमुख, कीर्ति नारायण प्रसिद्धि के संबंध में वही नारायण, जनवल्लभ लोगों का पसंदीदा, त्रिभुवनाधवला तीनों लोकों में पवित्र, प्रभुतावर्षा प्रचुर मात्रा में वर्षा करने वाला, श्रीवल्लभ उन्होंने सबसे पहले दक्षिण में अपने बड़े भाइयों के विद्रोह को दबाया। उत्तर में कनौज के नागभट्ट के खिलाफ एक सफल अभियान और कोसल, कलिंग, वैंगी, दहला और ओरका के साथ मालवा पर कब्जा करने के बाद गोविंदा III ने फिर से दक्षिण की ओर रुख किया। अपने पिता की अपेक्षाओं से बेहतर प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कूटनीति और युद्ध के मैदान दोनों में अपने कौशल के माध्यम से राष्ट्रकूट साम्राज्य की प्रसिद्धि को हिमालय से केप कोमोरिन तक फैलाया। गोविंदा के उत्तराधिकारी उनके इकलौते पुत्र महाराजा सर्ग बने जिन्हें अमोघवर्ष प्रथम के नाम से जाना जाता है। अमोघवर्ष प्रथम 814 to 878 ने अपने पिता की तरह स्वयं को सबसे महान राष्ट्रकूट राजाओं में से एक साबित किया। उनके पास उपाधियां थी। नृपतुंगा राजाओं में श्रेष्ठ, अतिशयधवला आचरण में अद्भुत श्वेत, महाराजा शंड महान राजाओं में सर्वश्रेष्ठ, वीर नारायण वह वास्तव में समकालीन भारत की धार्मिक परंपराओं में रुचि रखते थे और अपना समय जैन भिक्षुओं की संगति और आध्यात्मिक ध्यान के अन्य रूपों में बिताते थे। उनके शिलालेख उन्हें जैन धर्म के सबसे प्रमुख अनुयायियों में गिनाते हैं। वे न केवल स्वयं एक लेखक थे बल्कि लेखकों के संरक्षक भी थे। आदिपुराण के लेखक जिनसेना अमोघवर्ष प्रथम के जैन उपदेशकों में से थे। उन्होंने न केवल जैन धर्म बल्कि ब्राह्मण धर्म का भी प्रचार किया और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई अनुष्ठान भी किए। उनकी मृत्यु के बाद लगभग 879 में उनके पुत्र कृष्ण द्वितीय का राज्यारोहण हुआ। कृष्ण द्वितीय 878 to 914 को अकालवर्ष और शुभतुंगा की उपाधियां प्राप्त की। वह विद्रोहों को रोकने में पूर्णतः सफल नहीं हो सका। उनके शासनकाल की एकमात्र सफलता लता के वायसराय पद की समाप्ति थी। वेंगी और चोलों के विरुद्ध उन्होंने जो युद्ध किए उनसे उन्हें विपदा, अपमान और कुछ समय के लिए निर्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। इंद्र तृतीय 915 में राजा बने। इंद्र तृतीय के पास उपाधियां थी। नित्य वर्षा, निरंतर वर्षा, रत्कंदरापा, कीर्ति नारायण, राजमराठेंडा। अमोघवर्ष प्रथम के पोते इंद्र तृतीय ने साम्राज्य की पुनः स्थापना की। लता और मालवा के माध्यम से कालपी और कनौज तक राष्ट्रकूट सेनाओं का आगे बढ़ना और महिपाल का सिंहासनारूढ़ होना, इसमें कोई संदेह नहीं। इंद्र की महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धियां थी। 915 में महिपाल की पराजय और कनौज की लूट के बाद इंद्र तृतीय अपने समय का सबसे शक्तिशाली शासक था। इंद्र तृतीय का शासनकाल 927 ईस्वी के अंत में समाप्त हो गया। उसके बाद उसका पुत्र अमोघवर्ष द्वितीय सिंहासन पर बैठा और सिलहरा अपराजिता 997 के भंडारा अनुदान के अनुसार 1 वर्ष तक शासन किया। कृष्ण तृतीय प्रतिभाशाली शासकों की पंक्ति में अंतिम थे। कृष्ण तृतीय ने चोल राजा परांतिक प्रथम 949 को हराया, चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया और चोल साम्राज्य को अपने सेवकों के बीच वितरित कर दिया। फिर वह रामेश्वरम की ओर बढ़े और वहां एक विजय स्तंभ स्थापित किया और एक मंदिर बनवाया। उनकी मृत्यु के बाद 966 ईस्वी के अंत में या 967 ईस्वी की शुरुआत में उनके प्रतिद्वंद्वी उनके उत्तराधिकारी सौतेले भाई खोटिगा के खिलाफ एकजुट हो गए। राष्ट्रकूट राजधानी मानिखेता को 972 में परमार राजाओं द्वारा लूटा गया, जला दिया गया और सम्राट को मानिखेता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। राष्ट्रकूट का प्रशासन किस प्रकार का था? राष्ट्रकूटों के योद्धा राजाओं ने दक्षिण भारत में एक विशाल साम्राज्य बनाया जो भारत के उत्तरी हिस्सों को छू रहा था, जिसमें लगभग 7.5 लाख गांव शामिल थे। राष्ट्रकूटों ने न केवल जीतकर एक विशाल साम्राज्य बनाया बल्कि उसका अच्छे से रखरखाव भी किया। सम्राट और सामंत आधारित प्रशासन एक शक्तिशाली राजतंत्र साम्राज्य का मूल था, जिसे बड़ी संख्या में सामंतों द्वारा सहायता प्राप्त हुई। दिलचस्प बात यह है कि प्रत्येक राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल की परिपक्वता के साथ ये क्षेत्र अधिकाधिक सामंती होता जा रहा था। क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्था गुप्त साम्राज्य और उत्तर में हर्ष के साम्राज्य और दक्कन में चालुक्यों के विचारों और प्रथाओं पर आधारित थी।
पहले की तरह सम्राटी प्रशासन के प्रमुख और सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ सहित सभी शक्तियों का स्रोत था। कानून एवं व्यवस्था। राजा राज्य के भीतर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था और अपने परिवार, मंत्रियों, जागीरदार प्रमुखों, सामंतों, अधिकारियों और कक्षपालों से पूर्ण वफादारी और आज्ञाकारिता की अपेक्षा करता था। वंशानुगत उत्तराधिकार की प्रणाली। राजा का पद आमतौर पर वंशानुगत होता था, लेकिन उत्तराधिकार के नियम कठोरता से तय नहीं होते थे। अक्सर सबसे बड़ा बेटा सफल होता था, लेकिन ऐसे भी कई उदाहरण थे जब बड़े बेटे को अपने छोटे भाइयों से लड़ना पड़ा और कभी कभी वो उनसे हार गया। इस प्रकार राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और गोविंदा चतुर्थ ने अपने बड़े भाइयों को पदच्युत कर दिया। राजाओं को आमतौर पर प्रमुख परिवारों से चुने गए कई वंशानुगत मंत्रियों द्वारा सलाह और सहायता दी जाती थी। महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद। पुरालेख और साहित्यिक अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग हर राज्य में एक मुख्यमंत्री, एक विदेश मंत्री, एक राजस्व मंत्री और कोषाध्यक्ष, सशस्त्र बलों का प्रमुख, मुख्य न्यायाधीश और पुरोहित होते थे। प्रशासनिक क्षेत्र का प्रभाव। राष्ट्रकूट साम्राज्य में सीधे प्रशासित क्षेत्रों को निम्नलिखित में विभाजित किया गया था। राष्ट्र, प्राण, विषय, भुक्ति। विभाजित क्षेत्र का प्रशासन। विषय विसायपति के अधीन एक आधुनिक जिले की तरह था और भुक्ति उससे छोटी इकाई थी। राष्ट्रकूट प्रशासन में प्रांतीय गवर्नरों और जिला स्तर के गवर्नरों को क्रमशः राष्ट्र महत्तर और विषय महत्तर नामक सहायकों का एक समूह सहायता प्रदान करता था। इन छोटी इकाइयों और उनके प्रशासकों की भूमिकाएं और शक्तियां स्पष्ट नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका प्राथमिक उद्देश्य भू राजस्व की वसूली और कानून एवं व्यवस्था पर कुछ ध्यान देना था। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी अधिकारियों को लगान मुक्त भूमि का अनुदान देकर भुगतान किया जाता था। गांव प्रशासन की मूल इकाई था। गांव का प्रशासन ग्राम प्रधान और ग्राम लेखाकार द्वारा चलाया जाता था, जिनके पद आमतौर पर वंशानुगत होते थे। उन्हें लगान मुक्त भूमि का अनुदान दिया जाता था। मुखिया को उसके कर्तव्यों में अक्सर ग्राम महाजन या ग्राम महत्तारा नामक गाँव के बुजुर्ग द्वारा मदद मिलती थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य में, विशेष रूप से कर्नाटक में, स्थानीय स्कूलों, टैंकों, मंदिरों और सड़कों का प्रबंधन करने के लिए ग्राम समितियां थीं, जो मुखिया के साथ घनिष्ठ सहयोग में रहती थीं और राजस्व संग्रह का एक विशेष प्रतिशत प्राप्त करती थीं। नगरों में भी ऐसी ही समितियां होती थीं, जिनमें व्यापारिक संघों के मुखिया भी जुड़े होते थे। शहरों और उनके आसपास के क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी कोष्टापाल या कोतवाल की होती थी। छोटी सरदारी और बढ़ते वंशानुगत तत्वों ने ग्राम समितियों की शक्ति को कमजोर कर दिया। केंद्रीय शासन को भी उन पर अपना अधिकार जमाना तथा उन पर नियंत्रण रखना कठिन हो गया। इसका तात्पर्य ये है कि सरकार सामंतवादी होती जा रही थी। राष्ट्रकूट की रक्षा किस्तें। राष्ट्रकूट राजाओं के पास बड़ी और सुव्यवस्थित पैदल सेना, घुड़सवार सेना और बड़ी संख्या में युद्ध हाथी थे, जिनका उल्लेख अरब यात्रियों के इतिहास में मिलता है। बड़ी सशस्त्र सेनाओं का सीधा संबंध राजा के वैभव और शक्ति से होता था, जो युद्धों के युग में साम्राज्य के रखरखाव और विस्तार के लिए भी आवश्यक था। राष्ट्रकूट अपनी सेना में अरब, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया से आयातित घोड़ों की बड़ी संख्या के लिए प्रसिद्ध थे। राष्ट्रकूटों की वास्तविक शक्ति विशेष सैनिकों और स्वतंत्र कमांडरों द्वारा घेरे गए उनके कई किलों से परिलक्षित होती है। पैदल सेना में नियमित और अनियमित सैनिक और जागीरदार सरदारों द्वारा प्रदान की जाने वाली लेवी शामिल थी। नियमित सेनाएं अक्सर वंशानुगत होती थी और कभी कभी पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ली जाती थी। युद्ध रथों का कोई संदर्भ नहीं है जो उपयोग से बाहर हो गए थे। राष्ट्रकूट शासन के दौरान कला और वास्तुकला का विकास कैसे हुआ? राष्ट्रकूटों ने दक्कन की स्थापत्य विरासत में भारी योगदान दिया। महाराष्ट्र, एलोरा और हाथी में चट्टानों को काटकर बनाए गए शानदार गुफा मंदिरों के माध्यम से कला और वास्तुकला में राष्ट्रकूट के योगदान को दर्शाता है। 6वीं शताब्दी में बनी 34 बौद्ध गुफाओं में से एलोरा भी एक है। एलोरा में जैन भिक्षु भी निवास करते थे। बौद्ध गुफाओं के जीर्णोद्धार के अलावा राष्ट्रकूटों ने खुद को चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। कमोबवर्ष प्रथम ने जैन धर्म का पालन किया और एलोरा में 5 जैन गुफा मंदिर उसके शासनकाल के हैं। एलोरा का अखंड कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूटों की सबसे भव्य और भव्य रचना है। मंदिर की दीवारें रावण, शिव और पार्वती सहित हिंदू पौराणिक कथाओं की शानदार मूर्तियों से सजी है। कैलाशनाथ मंदिर भारत के महाराष्ट्र में एलोरा गुफाओं में चट्टानों को काटकर बनाए गए हिंदू मंदिरों में सबसे बड़ा है।
राष्ट्रकूट शासन के दक्कन से दक्षिण भारत में विस्तार के बाद राजा कृष्ण प्रथम ने कैलासनाथ मंदिर परियोजना शुरू की। कर्नाटक द्रविड़ वास्तुकला शैली को अपनाया गया है। मुख्य मंदिर, एक प्रवेश द्वार, नंदी मंडप और चारों ओर से घिरा आंगन मंदिर के 4 प्रमुख घटक हैं। कैलासा मंदिर अपनी अद्भुत मूर्तियों के साथ एक वास्तुशिल्प आश्चर्य है। यह मूर्ति भैंस राक्षस को देवी दुर्गा द्वारा मारे जाने का प्रतिनिधित्व करती है। एक अन्य मूर्ति में रावण, शिव के घर, कैलाश पर्वत को स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहा था। दीवारें भी रामायण की छवियों से ढकी हुई थी। कैलासा मंदिर का एक अधिक द्रविड़ पहलू है। एस्टरस एलिफेंटा गुफाएं। एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के पास एक द्वीप पर स्थित है, जिसे श्रीपुरी, पहले इसका नाम श्रीपुरी था, लेकिन निवासी इसे घरपुरी कहते थे, के नाम से जाना जाता है। बाद में इसका नाम विशाल हाथी की मूर्ति के नाम पर रखा गया। एलोरा की गुफाओं और एलिफेंटा की गुफाओं में बर्तनों में समानताएं हैं जो कारीगरों की निरंतरता को प्रदर्शित करती है। एलिफेंटा गुफाओं के प्रवेश द्वार में विशाल द्वारपालक मूर्तियां शामिल हैं। गर्भगृह के चारों ओर प्राकार को घेरने वाली दीवार पर नटराज, गंगाधर, अर्धनारीश्वर, सोमस्कंद और त्रिमूर्ति की मूर्तियां हैं। एस्टरस नवलिंग मंदिर। राष्ट्रकूट राजवंश के शासक अमोघवर्ष प्रथम या उनके पुत्र कृष्ण द्वितीय ने 9वीं शताब्दी में नवलिंग मंदिर परिसर का निर्माण कराया था। कोकनूर वह शहर है जहां मंदिर स्थित है। ये भारतीय राज्य कर्नाटक के कोप्पल जिले में, इटागी के उत्तर में और गदग के पूर्व में स्थित है। दक्षिण भारत में 9 मंदिर समूहों का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य शैली में किया गया था। इसका नाम नवलिंग एक लिंग